आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बजट के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो हुए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके बारे में भी पढ़ना है। और उसके अलावा आपका जो सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है FRBM एक्ट 2003, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। उसके बाद फिर आप एनकेसिंग कमेटी की रिपोर्ट भी उसमें पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी हैं, इनमें बड़ी प्रोमिनेंट जो चीज़ है वो है, हर जगह आपको नज़र आएगा फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। इनके बारे में जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात के बारे में पढ़ते हैं तब भी बात होती है, FRBM एक्ट देखेंगे वहाँ भी बात होगी। राइट, आज समझते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है। स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसको। और इसके अलावा SSC CGL AAO के पेपर में इन्हीं दोनों से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी। ठीक, आइए समझते हैं दोस्तों। अगर फिस्कल डिफिसिट की बात करूं मैं मैथमेटिकल टर्म में, फिस्कल डिफिसिट की मैथमेटिकल टर्म में मैं बात करूंगा, मैं लिख दूंगा सीधे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर किस सरकार का माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर, सॉरी टोटल रिसीट लिख देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ सरकार का, उसमें से हम टोटल रिसीट को माइनस करते हैं, क्या मिल जाता है हमें? हमें मिल जाता है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन इस रिसीट में से एक चीज़ हम नहीं लेते हैं, वो चीज़ है आपकी बोरोइंग्स। क्या नहीं लेते हैं आप? बोरोइंग्स नहीं लेते, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अच्छा, ये बोरोइंग्स क्यों नहीं ली जाती है, उस पर भी आएंगे, ये भी तो रिसीट है। दोस्तों आपके जो खर्चे हैं, टोटल जो सरकार का खर्चा है, वो ज़्यादा है टोटल रिसीट से। रिसीट कहाँ से होगी समझना जरूरी है, और सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है वो भी समझेंगे। वैसे ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे फिस्कल डेफिसिट। ठीक, तो दोस्तों जो रिसीट आती है सरकार को जो पैसा मिलता है, ठीक, वो कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक तो भाई सीधा PSU उठा के बेच दे सरकार, लोन ले ले, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से कहीं और से, तो ये सारा हो जाता है कैपिटल रिसीट। ठीक, कैपिटल रिसीट। और दूसरा होगा आपका रेवेन्यू रिसीट। ठीक, मतलब जब भी आपने दोस्तों कोई एसेट, सरकार ने कोई मान लीजिए PSU सेल कर दी, बेच दी, ठीक है, उस केस में जो भी आपको पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसीट में आता है। इसके अलावा लोन का पैसा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हो जाएंगी आप कैपिटल रिसीट में आप कह सकते। दोस्तों ये PSU बेचने की बात यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? ठीक है, जब भी मतलब कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसको जब आप लेते हैं तो या तो आपका एसेट चेंज हो जाए, आपकी संपत्तियों में बदलाव आए, या तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर रिसीट पैसा आपको चाहिए, आपने अपनी एक PSU बेच दी, ठीक है, उसका कुछ शेयर बेच दिया आपने, 20% बेच दिया उसमें, ठीक है, तो ये 20% सेल से आपको क्या मिलता है? एक बहुत बड़ी पूंजी मिलेगी, और ये है आपकी कैपिटल रिसीट। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है रेवेन्यू रिसीट। ठीक, रेवेन्यू रिसीट क्या है? इसमें आ जाती हैं दो बातें फिर, टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट। क्या बोला मैंने? टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। अब ये जो दोस्तों टैक्स रिसीट है, टैक्स फिर आप जानते हैं, एक तो जैसे इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, और GST इनडायरेक्ट टैक्स। पहले ढेर सारे टैक्सेस थे, वैट था, ठीक है, और फिर एक्साइज ड्यूटी थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये तो हो गई टैक्स की बात, वहाँ से सरकार को पैसा मिलता है, एक इनकम टैक्स के थ्रू, एक GST के थ्रू। और दूसरा जो नॉन टैक्स रिसीट है, अब जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गई, या ढेर सारे और जो, जैसे आपसे SSC जो फीस भी लेती है, अगर आप उसको देखना चाहें, वो SSC कहाँ, वो पैसा किस तरह की प्राप्ति मानी जाएगी, किस तरह की रिसीट मानी जाएगी, वो रेवेन्यू रिसीट है और नॉन टैक्स रिसीट। ठीक, क्लियर? तो ये कुछ जगह है जहां से सरकार पैसे इकट्ठे कर सकती है। अगर ये टोटल पैसा जो भी है इसके पास, टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर से कम है,
तो सरकार को करनी पड़ेगी बोरोइंग्स, उधार लेना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से सरकार उधार ले सकती है? या तो अपनी कंट्री के अंदर से ही उधार ले, जैसे किसान विकास पत्र के थ्रू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके थ्रू उधार ले, या फिर वो आपसे मतलब आउट ऑफ कंट्री से फिर बोरोइंग्स करे। ठीक, तो ये खैर हो गई बात। ठीक है, अब आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर पे प्यारे बच्चे। ये टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करती है। यहाँ पे फिर दोस्तों दो बातें आ जाती। एक आ जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या आ जाता है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जैसा कैपिटल रिसीट में था उसी से कुछ मिलता जुलता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, इसका या तो एसेट जो संपत्ति है वो चेंज हो जाए, या तो लोन में कुछ मतलब लाइबिलिटी बदल जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सरकार ने कहा जी हम डैम ब्रिज बनाना चाहते हैं, डैम बनाना चाहते हैं, नेशनल हाईवे बनाएंगे। प्यारे बच्चे, ये जो सारे खर्चे हैं, एनएच बना रही है सरकार, ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, ठीक है, या कोई नई इंडस्ट्री लगा रही है, एक नई पीएसयू ओपन करने की योजना है, ठीक है, इस पे जो सारा खर्चा है ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा आपको पता है नेपाल में कुछ साल पहले बहुत बड़ा भूकंप आया था, ठीक है, तो उस समय हमारी सरकार ने उनको क्या दिया था? पैसे दिए थे। तो वो जो पैसे दिए, अगर वो लोन थे तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि फिर वो वापस आएंगे हमारे। ठीक, अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं दोस्तों, तो सरकार और कहाँ कहाँ पैसे खर्चे करती है। एक तो जैसे जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनकी वेजेस और सैलरी में इनको मेहनताना दिया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है, उसमें सरकार अपना पैसा खर्च करती है। ठीक है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वगैरह और तमाम जो आप देखते हैं एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे करती है। सब्सिडी देती है सरकार, है ना। इस प्रकार के जो तमाम खर्चे हैं जो सरकार करती है, जिससे कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है कंट्री में, कोई संपत्ति ऐसी नहीं तैयार हो रही, वो सारा चला जाएगा रेवेन्यू रिसीट में। जो एसेट बच्चे तैयार होगी, चाहे वो आप हाईवे बना रहे हो, चाहे ब्रिज बनाए, चाहे पीएसयू बनाए, वो फिर आगे क्या करती है? आपकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है। अगर आपने पीएसयू ओपन किया तो वहाँ पे गुड्स सर्विसेज वगैरह आप बनाए, मतलब सामान बनाएंगे या सेवाएं देंगे उसके थ्रू, जैसे बैंक्स हैं, एसबीआई वगैरह, वो सेवाएं देती हैं, सर्विस देती है। तो इस तरह की आप कोई भी एजेंसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो फिर लॉन्ग रन में हमारी जीडीपी को सुधारती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो आपकी जीडीपी को आगे जाके सुधारेगी। आपने हाईवेज बनाया, आपने मेट्रो बना दिया, अब इससे क्या होगा कि आवागमन बहुत तेज हो जाएगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाएंगे, इकोनॉमिक बूम आ जाएगा उस एरिया में। ठीक, तो यातायात सुधार दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी सुधार दीजिए, तो ये इकोनॉमिक बूम ला देते हैं। ठीक है, तो ये तो जीडीपी को मतलब फ्यूचर में आगे कई सालों तक जीडीपी को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद करेंगे। लेकिन जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया वो इसी साल पूरा खत्म हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो भैया जो आपका फिस्कल डेफिसिट था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और रिसीट में आपको बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। ठीक दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बात फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अब मुझे आपसे बात करनी है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं मैं, तो अभी मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट मैथमेटिकल टर्म में ऊपर लिख के समझाया। अब रेवेन्यू डेफिसिट जरा समझेंगे हम, ठीक है, फटाफट आइए देखते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करूं तो ये कहता है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर। ठीक, राइट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे दोस्तों अभी आपसे बात हुई कि ये हम अपने डे टू डे खर्चे के लिए, मतलब सरकार चीज़ों को बस चलाने के लिए जो खर्च कर देती है वो सारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे कोई भी फ्यूचर में बहुत बड़ी एसेट तैयार नहीं होगी, है ना। तो ये बेसिकली हमारा जो है रेवेन्यू डिफिसिट जो है
वो किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होता है। मतलब आप खर्चा जो कर रहे हो वो उतना है जो आपकी प्राप्तियों से ज़्यादा है, आपकी टोटल रिसीट से ज़्यादा, आपके रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है। तो जब रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसको लगातार कम करने की कोशिश की जाती है कि इसको भैया कम से कम रखा जाए। इसीलिए आया अभी जो बात मैं कर रहा था आपसे, FRBM एक्ट आया, उसने कहा कि भाई इसको आपको जीरो करना है 2008-9 तक, फिर वो नहीं हो पाया। फिर आगे NK सिंह जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, उनके मतलब NK सिंह कमेटी बनाई गई, और फिर उस कमेटी ने फिर काफ़ी बातें की कि आपको इसको कम करना है, और कब तक। उन्होंने मार्च 2023 तक का टाइम दिया, लेकिन अभी भी हम इसको जीरो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। खैर, तो जो फिस्कल डिफिसिट है वो भी तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और रेवेन्यू डिफिसिट, दोनों ही चिंता का विषय होना चाहिए। क्या हम फिस्कल डिफिसिट को जीरो कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फिस्कल डिफिसिट है आपका, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट भी है, और कैपिटल रिसीट का भी पार्ट भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट भी। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो जैसी कि इंडिया है, इसको फिस्कल डिफिसिट तो इसका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी करना है, ठीक। उसके लिए बोरोइंग्स भी करेगी, वर्ल्ड बैंक के भी पास जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाएगी ताकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, चाहे वो हाईवेज़ हों, चाहे वो मेट्रो हों, इनको बहुत तेज़ी से सुधार सके, चाहे वो रेलवे की नई बनानी हो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से जब लोन लिया था 1948 में सरकार ने रेलवे के लिए, खैर ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे एग्जाम के लिए। बस मैं समझाना ये चाह रहा था आपको कि फिस्कल डेफिसिट का जो जीरो होना है, दैट इज़ नॉट लाइक, वो बहुत अच्छा नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट को अगर हम जीरो कर पाएँ फ्यूचर में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर मैं देखूँ क्या यहाँ से जितना भी हमने पढ़ा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। एक तगड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आप इसको कर पाएंगे। एक इजी क्वेश्चन अगर आ जाता है, फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू करके पूछ लेता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक क्लैरिटी आपको मिली है, तो आप इस पे अपना बेस, जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, जब आप FRBM एक्ट पढ़ेंगे, या फिर जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वहाँ डेफिनेटली इससे मदद मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।